जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर में। दोस्तों आज हम लोग फिर से एडुटेरिया का जो 5000 प्लस समान अध्ययन के क्वेश्चन है इसी बुक को देखने वाले हैं। इसमें जो है जीके जीएस के क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, मतलब सभी एग्जाम के लिए, सीडीएस, एनडीए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये बुक। तो इसको देखेंगे आज हम लोग। इसमें जो है 100 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और टोटल प्रैक्टिस सेट में जो है 50-50 क्वेश्चन करके दिए हुए हैं। पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक को देख लिया था। आज हम लोग इसी के चौथे प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसके सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज चौथा सेट। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन को हम लोग आज देखने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित किया गया। ये पारित किया गया था 1986 में। आंसर इसका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। इससे जुड़े हुए जो अन्य जो भी पॉइंट बनते हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। भारत में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ये भी 1986 में ही पारित हुआ था। आगे फिर पूछ सकता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये जो पारित हुआ था ये 1972 में पारित हुआ था। बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे फिर नई वन नीति कब आया था। तो ये जो आया था 1988 में आया था नई वन नीति, इसे भी ध्यान रखेंगे हम लोग। नई वन नीति और वन संरक्षण अधिनियम जो है ये तो वन जीव संरक्षण हो गया 1972 में। एक वन संरक्षण अधिनियम जो है वह 1980 में आया था और फिर नई वन नीति ये 88 में। उसके बाद जो जल संरक्षण अधिनियम आया वो 1974 में, इसे भी ध्यान में रखेंगे 1974 में। आगे फिर वायु संरक्षण अधिनियम ये 1981 में हो जाता है। और एक इससे जुड़े हुए पॉइंट और महत्वपूर्ण हो जाता है, मानव अधिकार अधिनियम जो है वो जो है 1993 में आया था, 1993 में, इसे भी ध्यान में रखेंगे हम लोग। इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहे थे इसे हम लोगों ने देख लिया। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब 2 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, सबको पता होगा। कृत्रिम परितंत्र जो है यहाँ पे हो जाएगा ये वन जो है इसे हम लोग नहीं बना सकते, तो ये जो है ये प्राकृतिक परितंत्र, समुद्र भी प्राकृतिक हो जाएगा और यहाँ पर झील भी प्राकृतिक हो जाएगा। तो बगीचा जो है बगीचा मनुष्य के द्वारा लगाया जा सकता है, ये जो हो जाएगा ये कृत्रिम परितंत्र यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे परितंत्र जो है पारिस्थितिकी, यहाँ पे 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। ये पारिस्थितिकी परितंत्र जो है ये शब्द जो है एजी टॉन्सले के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इसे देखा था। और यहीं पे पारिस्थितिकी विज्ञान शब्द जो है इसे अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ये दोनों पॉइंट भी यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट कराती है। तो ग्रीन हाउस के लिए जो भी इफेक्ट कराती है वो सभी जो है हम लोग देख लेते हैं। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस है, इस तरह से। तो इसमें जो है हम लोग पहले देख लेते हैं उसको। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का जो भी है इसमें ये हो जाएगा CO2, जल वाष्प, मीथेन, उसके बाद ओजोन, O3, ओजोन, CFC, ये सभी जो हैं ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कराती है वो जो है यहाँ पे CO2 हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 4 को देखते हैं। 4 में दिया हुआ है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। तो दक्षिणतम बिंदु जो दिया हुआ है ये मुख्य भूमि का पूछ रहा है, ध्यान में रखेंगे। तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी। दक्षिणी बिंदु अगर पूछ देता तो ये इंदिरा पॉइंट होता, लेकिन दक्षिणतम बिंदु ये कन्याकुमारी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। दिया हुआ है कि भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है।
तो भारत में जो है किस प्रकार का वन सर्वाधिक पाया जाता है, ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है वही आंसर हो जाएगा। ये वन जो है 200 सेंटीमीटर से कम बारिश वाले को, 200 सेंटीमीटर से कम जहाँ बारिश होती है उसी में जो आ जाते हैं ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब इसमें जो कौन कौन से पेड़ हैं, तो उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसके अंतर्गत जो आते हैं ये साल, सागवान, महुआ, शीशम, पीपल इत्यादि जो है इसी के अंतर्गत पेड़ आते हैं। इसे भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मैंग्रोव वन दिख रहा है, ये जो है मैंग्रोव वन ये पश्चिम बंगाल में पड़ जाता है। उसके बाद यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो दिया हुआ है, ये वन जो है जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होगी, अधिक बारिश, वहाँ पे ये वन देखने को मिल जाता है। और इसके जो है कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं हम लोग वृक्ष, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें जो आ जाते हैं ये रोजवुड, आयरनवुड, रबर, सिनकोना, महोगनी, सबोनी और बांस इत्यादि जो हैं ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के जो है प्रमुख वृक्ष हैं। इसे हम लोगों ने देख लिया। इसका आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। पहला कथन इसमें जो दिया हुआ है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। ये जो कथन दिया हुआ है बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे है हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। ये जो कथन है गलत है, क्योंकि पूर्वी भाग की अपेक्षा जो है पश्चिमी भाग की चौड़ाई यहाँ पे कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो है केवल एक कथन जो है सही होगा, 2 इसमें गलत दिया हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 7वां नंबर, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है। तो सबसे बड़ी जो प्रायद्वीपीय नदी है अरब सागर में गिरने वाली, यहाँ पे ये नर्मदा हो जाएगी। नर्मदा नदी से इसकी जो लंबाई है देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो इसकी लंबाई है ये 1312 किलोमीटर हो जाता है। ये गोदावरी नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है। ताप्ती और साबरमती ये दोनों जो है ये दोनों भी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। नर्मदा नदी से यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। गुजरात की जीवन रेखा जो है ये नर्मदा नदी को कहा जाता है, और सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर ही है। उसके बाद फिर धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात ये सभी जो है नर्मदा नदी पर ही है। दुग्धधारा, येन्ना जलप्रपात ये सभी जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर ही है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। आगे अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोदावरी नदी की जो है लंबाई बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। तो चाय की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो अम्लीय है। यहाँ पे जो दिया हुआ है अम्लीय मिट्टी वो जहाँ पे सर्वाधिक जो है सर्वाधिक पानी चाहिए जो चाय की खेती के लिए, इसमें वो सर्वाधिक पानी की जिसमें आवश्यकता होती है वो जो है चाय की खेती में ही होती है। और उसमें जो है पानी जमाव नहीं होना चाहिए। पानी मतलब उस पर ढाल वाले जगह पे जो है चाय की खेती होती है, ताकि पानी उसमें जमाव ना हो सके, बारिश लगातार पड़े और पानी निकलता चला जाए। तो और जहाँ पे सर्वाधिक बारिश होती है उस जगह पे जो है अम्लीय मिट्टी पाया जाता है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, अम्लीय मिट्टी हो जाएगा। आगे फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 में जो दिया हुआ है कि मानसून निर्वात होता है। मानसून निर्वात होता है मतलब कि जो निर्वात मतलब निकलता है वही पूछ रहा है। ये जो हो जाएगा यहाँ पे उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी, उत्तर पश्चिम भारत से जो है निकलकर बंगाल की खाड़ी की ओर गिरता है। तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पे वही हो जाएगा। मानसून जो आता है वो जो हो जाता है इस तरह से, मानसून जो प्रवेश करती है भारत में वो दक्षिण पश्चिम मानसून इस तरह से जाएगा। और मानसून जो ये निर्वात की बात की गई है तो ये जो है ऐसे उत्तर पश्चिम से भारत की बंगाल की खाड़ी को यहाँ से आकर यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
इस तरह से। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की जो राजधानी है ये कराकस हो जाएगा। आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। आगे जो इसमें दिया हुआ है मस्कट, मस्कट किसकी राजधानी है? तो ये ओमान की राजधानी हो जाएगा, ओमान की। आगे फिर है यहाँ पे दिया हुआ बेलग्रेड, बेलग्रेड जो है सर्बिया की राजधानी है। काहिरा जो है ये मिस्र की राजधानी है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन 11 को हम लोग देख लेते हैं। 11 में जो दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है भारत चक्रवात, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे फिर है चीन, चीन में जो है चक्रवात को टाइफून नाम से, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली, और अमेरिका यहाँ पे बागियो दे दिया है, ये गलत दिया हुआ है। यहाँ पे अमेरिका में जो है टॉर्नेडो और हैरिकेन होता, यहाँ पे जो होता है ये टॉर्नेडो और हरिकेन होता। तो इसका आंसर जो है ये गलत है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, सुमेलित नहीं है। आगे हम लोग क्वेश्चन 12 पे आ जाते हैं। 12 में दिया हुआ है कि कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति जो है ये कर्क एवं मकर रेखा के बीच पाई जाती है। आंसर इसका ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 10 देखते हैं, 13 देखते हैं। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है, स्वर्ण सिंह समिति का जो संबंध है ये मूल कर्तव्यों से है, मूल कर्तव्यों से। संविधान में जो है संविधान में कोई मूल कर्तव्य नहीं था उस समय। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मूल संविधान में कर्तव्यों की संख्या, मौलिक कर्तव्यों की संख्या, तो वो 0 थी। ये जो है रूस से लिया गया है और इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और फिर बाद में जो है एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो कि 11वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन जो हुआ 2002 में, उसी के तहत जो है इसे फिर जोड़ा गया एक। तो अभी वर्तमान में जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगर वही मूल संविधान में पूछते तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है और ये भाग 4A के 51A में आता है। मौलिक कर्तव्य जो है ये आर्टिकल 51A में है, ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग। 14 में जो दिया हुआ है न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशा तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो ये जो उपबंध क्या, ये DPSP में दिया गया है, नीति निर्देशक तत्वों में। तो ये जो दिया गया है अनुच्छेद 42 के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आ जाता है। समान नागरिक संहिता जो है ये अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आ जाता है। ये सभी DPSP से ही संबंधित है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 15 को हम लोग। 15 में दिया हुआ है भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो कथन दिया हुआ है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसे हम लोग CAG कहते हैं। इसकी चर्चा जो है संविधान में आर्टिकल 148 के अंतर्गत किया गया है, ध्यान में रखेंगे इस बात को। आगे जो इसमें पॉइंट दिया हुआ है इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले आयु तक होता है। ये जो दिया हुआ है गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 6 और वर्ष तो सही है लेकिन 62 नहीं होता, यहाँ पे 65 वर्ष हो जाता। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, जो कि गलत दिया हुआ है। ये जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं बल्कि इसका जो पद की समाप्ति होती है ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज के समान ही होती है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे गलत ही दिया हुआ है। आगे फिर है इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। ये पॉइंट भी यहाँ पे गलत दिया हुआ है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं निर्धारित होती है। इसका जो है पहले से उल्लेख किया गया है इनके वेतन एवं भत्तों की बात संविधान में। तो इसका आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा, कोई भी कथन सही नहीं है, सभी गलत है, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 को देखते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये जो नहीं होनी चाहिए अधिक 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये जो प्रावधान लागू किया गया ये 51वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ 2003 में, उसी के तहत ये लागू हुआ।
और दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें कि 10% मुख्यमंत्री सहित जो है 10% सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। आगे फिर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया 15%। आगे है रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये जो अधिकार क्षेत्र में आता है न्यायाधीश अधिकार क्षेत्र में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फिर है दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया। ये जो पारित किया गया 1985 ईस्वी में। 52वां संविधान संशोधन जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में पारित किया गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया। तो ये जो किया गया है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इस पॉइंट को विस्तार से देखा था, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 20 को देख लेते हैं हम लोग। फिर 20 में दिया हुआ है प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। तो प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को ये जो कर्तव्यों का उल्लेख है अनुच्छेद 78 में है। ये बिहार दरोगा में जो है पूछा गया है 2213 वाले पोस्ट में ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे इसमें जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो भी आर्टिकल हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 74 जो है उसमें जो है प्रधानमंत्री का पद के बारे में दिया गया है। आगे जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अंतर्गत यहाँ जो है, और फिर 76 में जो है ये महान्यायवादी की चर्चा जो है 76 के अंतर्गत आ जाता है। 78 में तो हम लोगों ने देख लिया कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य की बात की गई है। सब पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। आगे 79 जो है ये संसद हो जाता है। 80 जो है आर्टिकल राज्यसभा और 81 लोकसभा हो जाता है। 82 जो है आर्टिकल 82 ये परिसीमन आयोग से संबंधित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग 21 को। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातः काल शांति का भूमि के नाम से जाना जाता है। तो प्रातः काल शांति काल के भूमि के नाम से जो जाना जाता है ये देश, ये दक्षिण कोरिया हो जाएगा। दक्षिण कोरिया। इससे जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। उगते हुए सूर्य का देश जो है जापान को कहा जाता है। उसके बाद जो है फिर देख लेते हैं कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन को कहा जाता है सूर्यास्त का देश। और मध्य रात्रि का सूर्य जो है ये नॉर्वे को कहा जाता है। सफ़ेद हाथी का देश जो है यहाँ पे थाईलैंड, और हाथियों का देश जो है लाओस को कहा जाता है। सारे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, सभी बहुत ही वीवीआई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 22 को हम लोग। 22 में दिया है कि विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे पॉइंट को। आगे जो है 22 फरवरी दिया हुआ है, ये विज्ञान दिवस हो गया। पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को, और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। सभी पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण थे, ध्यान में रखें। आगे फिर है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। ये जो अनुमोदन हुआ था कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में। इसकी अध्यक्षता जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, ध्यान में रखेंगे। सर्वप्रथम जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, ये कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था 1906 में, दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। उसी कलकत्ता के अधिवेशन 1906 में, इसे ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया। तो भारत विभाजन का जो प्रस्ताव पारित किया गया था ये 14 जून 1947 को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 जून 1947 को जो है माउंट बेटन योजना आया था, इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे फिर है इसे एक पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 25। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया। तो ये जो किया गया था लॉर्ड बेवेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है ये कब हुई थी। तो ये जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था।
इसके अस्थायी अध्यक्ष जो हैं ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। और दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को हो गया था। इसके अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। ध्यान में रखेंगे। आगे फिर है कि मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी? तो उन्हें जो फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। वहाबी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। तो वहाबी आंदोलन जो है बिहार, बंगाल जो है यूपी, इस संयुक्त प्रांत जो है ये उसे ही कहा जाता है, यूपी को कहा जाता था। और फिर बंगाल, इन सभी में जो है हुआ था, लेकिन ये असम यहाँ पे नहीं होगा। इसका आंसर यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 में दिया हुआ है कि पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं। तो ये जो लेखक हैं V.S. नायपॉल जो हैं इसके लेखक हो जाएंगे। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। आगे फिर हम लोग देखते हैं स्वामी एंड फेडरेशन जो है इसी का बुक हो जाता है, ये V.S. नायपाल का ही, ये भी पॉइंट ध्यान में रखेंगे। आगे फिर है सूची को सूची देश से सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं इसको छुटा कर लिए ताकि पूरा दिखाई दे सके। तो सूरत की संधि ये जो हुआ था 1775 में हुआ था। 1775 में हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति के साथ। तो इसका यहाँ पे हो गया पूना की संधि। ये जो हुआ था पूना की संधि 1817 में हुआ था। 1817 में हुआ था पूना की संधि। ये जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समाप्ति के बाद पुरंदर की संधि जो हुआ था 1665 ईस्वी में हुआ था, शिवाजी एवं जय सिंह के बीच हुआ था। आगे है देवगांव की संधि। ये 1803 में देवगांव की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति के तहत हुआ था। तो इसका जो हो जाएगा 4, 3, 1, 2 आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे इसका। आगे फिर देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो गुप्त काल के बारे में जो जानकारी मिलती है ये मृच्छकटिकम जो है, मृच्छकटिकम, इसी से मिलती है गुप्त काल के बारे में जानकारी। विशाख मुद्रा राक्षस जो यहाँ पे दिया हुआ है, मुद्रा राक्षस जो है ये मौर्य वंश के बारे में इससे जानकारी मिलती है। उसे जो लिखा है विशाख दत्त के द्वारा। राजतरंगिणी से जो है ये से कश्मीर की जानकारी मिलती है और ख़ास तौर पर जो है लोहार वंश के बारे में, और इसे जो लिखा है कल्हण के द्वारा लिखा गया है। आगे फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। 31 में दिया हुआ है कि कलिंग शासक खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे? खारवेल जो थे ये किस धर्म के अनुयायी थे पूछ रहा है। वे जो थे जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म के अनुयायी ही जो थे चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म के ही अनुयायी रहे वो भी। यहाँ पे बौद्ध धर्म के अनुयायी कुछ देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी में जो है अशोक, बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, कनिष्क इत्यादि जो है सभी बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे हैं। ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन 32। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये जो स्तंभ संबंधित है ये स्कंदगुप्त से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। आगे 33 नंबर पे आते हैं। दिया हुआ है दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? तो कैलाशनाथ मंदिर जो निर्मित है किस शासकों के द्वारा? ये है पल्लव शासकों के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया। आगे फिर है सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्तां का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्धों का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है? तो ये जो पॉइंट लिखा है ये एरियन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका। सेंड्रोकोटस शब्द जो है, इस शब्द का प्रयोग जो है जस्टिन के द्वारा किया गया और सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। ये किसने बताया था? तो ये जो बताया था जेम्स प्रिसेप ने बताया था। ध्यान में रखेंगे दोनों पॉइंट को। आगे फिर देखते हैं ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो ये जो संवेदन रहता है 1/10 सेकेंड तक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फिर है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है?
ये जो किया जाता है आइरिस के द्वारा किया जाता है। दान में जो दिया जाता है ये कॉर्निया जो है दान में दिया जाता है। प्रतिबिंब जिस पर बनता है रेटिना हो जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। आगे फिर है रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है। तो अशुद्धियाँ जो जाकर छनती है किडनी में जाकर छनती है, वृक्क या किडनी। यहाँ पे एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि किडनी का जो है वृक्क का बाहरी दीवार को क्या कहते हैं। तो बाहरी दीवार को जो है ये कॉर्टेक्स कहा जाता है और आंतरिक दीवार को मेडुला। दोनों ही पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। अगला फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 38 नंबर। 38 में दिया हुआ है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। तो ये 55 से 60% भाग जो है प्लाज्मा ही होता है। आगे फिर है कि एक पौधे पर पुष्प होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। पुष्प होने के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन है पुष्प खिलाने के लिए ये फ्लोरिजेन हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ और ही महत्वपूर्ण हार्मोन दिए हुए हैं। ऑक्सिन, ऑक्सिन जो है पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। जिब्रेलिन जो है ये बीज को अंकुरित करता है और साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन के लिए जो है जिम्मेदार है। और एक हार्मोन पूछ देता है कई बार कि ट्राउमेटिन हार्मोन जो है ये ट्राउमेटिन ये हार्मोन जो है ये हार्मोन घाव को भरने के लिए जो है उत्तरदायी है, ध्यान में रखेंगे इसे भी। आगे 40 नंबर देख लेते हैं। इंद्रधनुष किसके कारण होता है। तो इंद्रधनुष जो होता है परावर्तन, अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण तीनों के ही कारण होता है। यहाँ पे वर्ण विक्षेपण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे वर्ण विक्षेपण भी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षक बल को क्या कहा जाता है। तो कार्यकारी आकर्षक बल को जो है ससंजक बल कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच जो कार्यकारी बल लगता है उसे असंजक बल कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 में दिया हुआ है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो अभिकारक कहलाते हैं किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। आगे फिर है क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। तो जल में इसे घोलने पर जो है OH मुक्त होता है, OH आयन। और यहीं अगर अम्ल पूछ देता तो ये H+ जो है ये मुक्त होता है। अगर यहाँ पे अम्ल रहता तो यहाँ क्षार की बात की गई है तो OH हो जाएगा। आगे फिर दिया हुआ है नींबू के रस का pH मान होता है। नींबू के रस का pH मान जो होता है 2.2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। दूध का pH मान जो होता है ध्यान में रखेंगे, दूध का pH मान 6.5 होता है। अम्ल वर्षा का जो होता है अम्ल वर्षा का ये होता है 5.6 और ब्लड का जो होता है 7.4 होता है, ध्यान में रखेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है। ये जो होता है श्यानता के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला फिर है छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। छाया में पनपने वाले पौधे को जो कहते हैं ये सायोफाइट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलोफाइट्स जो यहाँ पे दिया हुआ है, हेलोफाइट्स लवण युक्त मिट्टी में पनपने वाले पौधे को कहा जाता है। और लियोफाइट्स जो है ये चट्टान पर जो है होने वाले पौधे को लियोफाइट्स कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं 47 नंबर। मैनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। तो मैनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है ये रूस एवं फिनलैंड के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे फिर है जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 49 नंबर पे आ जाते हैं। 49 में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो ये जो किया गया था 2007 में किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला फिर है भारत में, आज का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है। तो ये जो सबसे प्रचलित माप है CPI हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंज्यूमर पावर इंडेक्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखे हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इसमें जो है कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, स्मरणीय तथ्य करके, इसे भी हम लोग देख लेते हैं।
1 मिनट में ये भी सभी महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हुए हैं। तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। आगे गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी के नेपाल में हुआ। इसकी मृत्यु जो है 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसको 6 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में जो है फाल्गुनी नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फाल्गुनी नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे फिर इसमें कुछ देख लेते हैं और है दिया हुआ इधर। बुद्ध ने अपना पहला सर्वाधिक उपदेश जो है क्रमशः सारनाथ एवं श्रावस्ती में दिया था। बौद्ध धर्म की आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। आगे फिर है बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु जो है 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया। सर एडविन अर्नल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योतिपुंज कहा है। इसमें जो है बौद्ध संगीति दिया हुआ है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। इसे भी हम लोग देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था राजगृह में। इसकी अध्यक्षता जो है महाकाश्यप और शासनकाल जो उस समय था अजातशत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था। सबकामी ने इसकी अध्यक्षता की और कालाशोक के शासनकाल में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति जो है 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। मोगलीपुत्तिस ने इसकी अध्यक्षता की और अशोक के शासनकाल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ये 98 ईस्वी में और कुंडलवन, उसके बाद वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की और कनिष्क के शासनकाल में हुआ। आगे फिर जैन धर्म से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं। जैन धर्म के संस्थापक जो थे ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 22वें और 23वें तीर्थंकर क्रमशः अरिष्टनेमी एवं पार्श्वनाथ हुए। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। ध्यान में रखेंगे। आगे फिर है महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकार कर 12 वर्षों के कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किया। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आगे फिर है महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। संयतवाद और अनेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से। प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी ये चंपा थी और प्रथम बौद्ध भिक्षुणी हम लोगों ने देखा आम्रपाली थी। महावीर के प्रथम अनुयायी थे उसके दामाद जामिल। यहाँ पे जो है जैन धर्म से संबंधित बात देखिए। और यहाँ पे जैन संगीतियाँ दी हुई है। जैन संगीतियाँ 2 हुई थी, जो प्रथम और द्वितीय है। प्रथम जो है 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था और द्वितीय जो है 512 ईस्वी में। पाटलिपुत्र में पहला हुआ था, वल्लभी में दूसरा। और अध्यक्ष जो इसके है स्थूलभद्र और क्षमा श्रावण हुए इसके अध्यक्ष। ये महत्वपूर्ण पॉइंट बौद्ध धर्म और जैन धर्म से दिए गए हैं। इसके नीचे इसका आंसर दिया हुआ है। तो आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन और उसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को भी देख लिया। तो वीडियो को देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।